अब परफेक्ट क्रॉप के लिए क्या चाहिए आपको? हाई यील्डिंग वैरायटी, यानी अधिक से अधिक उत्पादन वाली वैरायटी का चयन करेंगे। ऐसी प्रजाति लेंगे जो प्रजाति अच्छा उत्पादन देती है। अब ग्रामीण इलाकों में क्या होता है कि ग्रामीण इलाकों में अगर वो कृषि करते हैं लोग, तो क्या करते हैं, ग्रामीण इलाकों में कृषि के लिए पुराने सीड्स का यूज कर लेते हैं कि जो उन्होंने पहले बोया था क्रॉप, अब वो क्रॉप उन्होंने अगर काटा है तो उसमें जो मिला हुआ है उन्हें सीड, उसी सीड को वो क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। तो ऐसे में प्रोडक्शन उतना हाई नहीं हो पाता है। और जो टेस्टेड वैरायटी होती हैं, जो टेस्ट करके बनाई जाती हैं, लैब में बनाई जाती हैं, ये प्रमाणिक बीजें जो होती हैं, ये अच्छा उत्पादन देती हैं क्योंकि इन्हें लेबोरेटरी में बनाया जाता है और इन्हें उपचारित करके भी बोते हैं ताकि कोई इन्हें फंगस ना लगे या अदर इंसेक्ट इन्हें खा ना ले। तो ये क्या करेंगे, आपको अच्छा प्रोडक्शन देंगे। तो इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए कि हाई यील्डिंग वैरायटीज का चुनाव करना चाहिए। कई तरह के वैरायटीज होते हैं। अब पुराने कई लोग गांव में क्या करते हैं, वही एग्रीकल्चर करते हैं कि पिछला जो बोया था उसी को एज अ सीड यूज कर लिया, तो प्रोडक्शन जाहिर सी बात है कम जाएगी। और कम उत्पादन में कहते हैं कि कम प्रोडक्शन मिला हमें। तो प्रोडक्शन कब हाई होगा कि जब आप हाई यील्डिंग वैरायटी चुनेंगे। तो वैरायटी अगर अच्छी है तो प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, ठीक है। और पुराने सीड को अगर आप यूज करते हैं तो उसमें डिफरेंट प्रकार के क्या होंगे, कई तरह के बीमारियां व्याधियां आसानी से हो जाती हैं, ठीक है। और नई वैरायटीज जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है कि इस बीमारी के प्रति वो संवेदनशील रहें, ठीक है। जैसे आपको क्या किया जाता है कि किसी बीमारी से पहले टीकाकरण किया जाता है, एक सुई लगा दी जाती है और ये सुई क्या करती है, आगे आने वाली इस बीमारी से आपके शरीर में प्रतिरक्षा इकाई विकसित कर लेती है, तो वो बीमारी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाती है। इसी तरह इन वैरायटीज में होता है, क्या किया जाता है कि जो पिछली वैरायटी में दिक्कतें थी उसको नई वैरायटी में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाता है। तो वो नई प्रॉब्लम से, नए डिजीजेस से क्या होता है, सिक्योर रहता है और वो प्लांट अच्छा प्रोडक्शन देगा, ठीक है। इसीलिए हमें हाई यील्डिंग वैरायटी और लेटेस्ट वैरायटी यूज करनी चाहिए जो हमारे सभी प्रॉब्लम्स को जो फेस कर सके, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और क्या चीज का, तो इरिगेशन का। अगर हम प्रॉपर टाइम पे हम इरिगेशन देते हैं कि प्लांट को कितना वाटर का रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से उसको इरिगेट करते रहेंगे तो उसका प्रोडक्शन हाई होगा, ठीक है। तो राइट टाइम पे क्या करना है, इरिगेशन करना है। और यह भी ध्यान में देना है कि राइट अमाउंट ऑफ वाटर कितना चाहिए, प्लांट का रिक्वायरमेंट कितना है और आप कितना दे रहे हैं। अगर आपने रिक्वायरमेंट से ज्यादा वाटर दे दिए, इरिगेट कर दिया, तब भी प्लांट के लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। और रिक्वायरमेंट से कम आपने इरिगेशन कर दी तब भी प्रॉब्लम होगा। यानी कि वाटर रिक्वायरमेंट जानना होगा कि किस प्लांट का वाटर रिक्वायरमेंट क्या है, कौन सा पौधा कितना पानी चाहता है। जैसे राइस को हमने डिस्कस किया था, राइस को ज्यादा जो है अमाउंट में वाटर चाहिए, और हमने वीट को देखा, गेहूं को देखा, तो गेहूं को कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो अगर जितनी उनको आवश्यकता होती है उतनी हम देते हैं तो प्रोडक्शन अच्छा होगा। और उल्टा कर देते हैं, जैसे राइस को ज्यादा चाहिए तो राइस को आपने कम दे दिया, वीट को कम चाहिए तो आपने ज्यादा दे दिया, तो जाहिर सी बात है कि आपका प्रोडक्शन खराब होगा, उत्पादन खराब होगा, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे कि कितना इरिगेशन करना है। तो इरिगेशन का टाइमिंग मेनली जरूरी होता है कि किस टाइम पे आप इसको इरिगेट करते हैं, और राइट अमाउंट ऑफ वाटर, इस बात का ध्यान रखेंगे। कितने टाइम, किस टाइम पर आप सिंचाई कर रहे हैं और कितनी मात्रा में सिंचाई कर रहे हैं, इस बात पे फोकस रखना है। डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो इन डिफरेंट सीजन, सीजन भी इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे कि बरसात वाले मौसम में अगर हम चावल लगाते हैं, तो क्यों लगाते हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए और वो वहाँ से पानी का रिक्वायरमेंट उनको पूरा हो जाता है। अगर हम क्या करते हैं, इनको बदल देते हैं, ठीक है ना, और गर्मी के सीजन में राइस प्लांट को लगाते हैं, तो क्या होगा,
ये अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम इनको जो वाटर रिक्वायरमेंट इनका है इनको नहीं दे पाएंगे। और जब इनके वाटर रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि प्रोडक्शन, उत्पादन जो है, ये जो फल देते हैं वो कम कर देंगे। तो हमने जो गेहूं जो धान हमने लगाया वो क्या होगा, कम उत्पादित होगा, तो हमें नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंट क्रॉप्स जो होते हैं डिफरेंट सीजन में होते हैं, इसका हमें ध्यान देना है। अब क्या होता है, तो जैसे कि विंटर सीजन में, आगे देख लेते हैं विंटर सीजन में। अब विंटर सीजन कब से कब तक, तो नवंबर टू अप्रैल। कब से कब तक, नवंबर टू अप्रैल। कौन सा सीजन है, विंटर सीजन है। और कौन सा क्रॉप इसमें लगाएंगे, तो वीट लगाएंगे, ग्राम लगाएंगे। ठीक है, और अदर क्रॉप्स होते हैं, लेकिन मोस्टली क्या है, वीट और ग्राम से इनकी हम निशानी कर लेते हैं। ठीक है, और इस क्रॉप के सीजन को क्या कहते हैं, तो इस सीजन को हम कहेंगे रबी क्रॉप। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अब इसके लिए भी एक लिस्ट बना लीजिए कि कौन सा सीजन है, कब से कब तक, और कौन से क्रॉप और उन सीजन का नाम क्या है। तो विंटर सीजन में नवंबर से अप्रैल तक हम क्या लगाते हैं, वीट और ग्राम्स लगाते हैं, और इसे हम कहते हैं रबी क्रॉप्स। ठीक है, अगर हम बात करें राइस, मेज एंड ज्वार के लिए, एंड बाजरा, इनको ऐड कर लेते हैं, तो इनको कब लगाते हैं हम, तो समर सीजन में। और समर कब से कब तक, जून टू जो है अक्टूबर में। और इस प्लांट मतलब इस सीजन को क्या कहते हैं, तो खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। कब से कब तक, तो हमारा है समर सीजन और जून से अक्टूबर तक, इसके बीच यदि लगाते हैं। और इनमें भी कौन कौन से क्रॉप, राइस, मेज, ज्वार एंड बाजरा, इन जो है चारों को लगाते हैं समर सीजन में, जून से अक्टूबर में, और इन्हें बोलते हैं खरीफ क्रॉप। तो अभी हमने डिस्कस किया रबी क्रॉप, फिर हमने डिस्कस कर लिया खरीफ क्रॉप। ठीक है, इसके अलावा कुछ वेजिटेबल्स भी होते हैं, जैसे कैरट, पीस, कैबेज, कलीफ्लावर, ईटीसी। इन्हें हम कब ग्रो करते हैं, तो इन्हें हम ग्रो करते हैं विंटर सीजन में। अगर हम बात कर लें ब्रिंजल, टोमेटो, गार्ड्स एंड ओनियन, इनको कब हम बोते हैं, तो ये बेस्ट जो है समर सीजन में होते हैं, अच्छे से उत्पादन इनका हो पाता है। तो ये कुछ क्रॉप्स थे, रबी क्रॉप्स थे, खरीफ क्रॉप्स थे। और इसके अलावा जो वेजिटेबल्स थे, तो कुछ वेजिटेबल्स कब हम बो रहे हैं, विंटर में, और कुछ वेजिटेबल्स कब हम ग्रो कर रहे हैं, समर सीजन में। तो इनका हम लिस्ट बना लेंगे कि कौन कौन से सीजन में कौन कौन से वेजिटेबल हम ग्रो करते हैं, और कौन कौन से सीजन में कौन कौन से क्रॉप्स जो है हम ग्रो करते हैं। तो ये याद होना चाहिए कि रबी क्रॉप्स कब बोते हैं, और जो है क्या क्या उसमें आते हैं रबी क्रॉप्स में, खरीफ क्रॉप कब बोते हैं, और उन क्रॉप्स में कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं, इनका लिस्ट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने इस पे भी डिस्कस कर लिया। इसके अलावा जो हमारे क्रॉप्स होते हैं उन्हें फर्टिलाइज़र और मेन्योर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो फर्टिलाइज़र एंड मेन्योर्स भी हमें प्रॉपर वे में देना चाहिए सॉइल को, ताकि जो हमारा क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो कर सके। क्योंकि अगर हमारे सॉइल में आपको पता नहीं है कि कौन से जो है एलिमेंट हैं और कौन से नहीं हैं, तो इनको हम टेस्ट करा लेते हैं। तो सॉइल के टेस्टिंग के बाद पता चलता है कि क्या क्या सॉइल में है, और क्रॉप जब आप लगाएंगे तो कौन सा क्रॉप लगा रहे हैं। जो भी क्रॉप यहाँ पे लगाएंगे तो ये देख लेंगे कि उस क्रॉप को चाहिए क्या, उसका रिक्वायरमेंट क्या है। तो कोई क्रॉप अगर आप बोते हैं तो उनका रिक्वायरमेंट क्या है, और आपके सॉइल में वो चीज़ कितनी मात्रा में है। ठीक है, टेस्टिंग से पता चला तो आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे क्या, फर्टिलाइजर एंड मेन्योर्स। फर्टिलाइजर एंड मेन्योर्स के यूज से क्या होता है, क्रॉप क्वालिटी जो होती है, क्रॉप्स की जो क्वालिटी होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। और क्या होता है, तो इंक्रीज देयर प्रोडक्शन, यानी कि हम प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं, या इसका उपयोग करते हैं तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स के, कुछ केमिकल फर्टिलाइजर कौन कौन से हैं। तो इसमें
मोस्ट कॉमन जो है यूरिया होता है, ठीक है। इसके अलावा अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट और सिंगल सुपर फास्फेट, ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं इनको ज्यादातर लोग यूज करते हैं, और ये क्या करते हैं, जो फर्टिलिटी रेट है इसको इंक्रीज कर देते हैं, उत्पादन बढ़ जाता है। अगर हम बात करें कि इनका एक्सेसिव यूज करें, ज्यादा अगर उपयोग करें, तो ये केमिकल जो हैं, केमिकल फर्टिलाइजर हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। अब ये कौन कौन से नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये हमारे सॉइल एंड वाटर को पल्यूट कर देते हैं। सॉइल वाटर के पोल्यूशन का मेन कारण बन जाते हैं केमिकल फर्टिलाइजर, ठीक है। और इसका कुछ जो है भाग हमारे शरीर में भी जाता है। अगर हम ज्यादा रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं तो इसका इफेक्ट हमारे हेल्थ पर भी पड़ता है। तो ज्यादा उपयोग से, एक्सेसिव यूज से ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा अगर हम कोई और विकल्प देखें, अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर का यूज न करके कोई और फर्टिलाइजर यूज करें तो वो कौन से होंगे, तो अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर की जगह बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो वो ज्यादा उपयोगी होंगे हमारे लिए, ज्यादा कारगर होंगे हमारे लिए। तो बायो फर्टिलाइजर के रूप में हम क्या यूज कर सकते हैं, डंग कंपोस्ट, बायो वेस्ट कंपोस्ट और क्या, वर्मी कल्चर, ये यूज कर सकते हैं हम। गोबर की खाद और केचुए की खाद हम बायो कंपोस्ट के रूप में यूज कर सकते हैं, और ये मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, ये सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन रखते हैं। तो हमने डिस्कस कर लिया फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। अब इसमें भी अगर हम गोबर की खाद और केचुए की खाद प्रयोग करते हैं तो ये बिना वातावरण को नुकसान पहुंचाए सॉइल फर्टिलिटी को भी क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। तो एक तरह से हमारा एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट हो गया और हमारी सॉइल फर्टिलिटी भी बनी रही। तो इसीलिए हमें जो है मैन्योर्स ऐसे और फर्टिलाइजर ऐसे यूज करने चाहिए जिससे हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे वातावरण को कम नुकसान हो। अब हम आगे चलते हैं और डिस्कस कर लेते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन एंड सीड स्टोरेज। तो यहाँ पे वर्ड है क्रॉप प्रोटेक्शन, यानी कि फसलों की सुरक्षा कैसे होगी, और सीड स्टोरेज यानी हम बीजों को कैसे संरक्षित करेंगे, कैसे आगे के क्रॉप के लिए, उनकी बुआई के लिए इनको कैसे स्टोर करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं यहाँ पे कि जो हमारा क्रॉप होता है, क्रॉप प्रोटेक्शन को हम समझ लेते हैं। जो हमारा क्रॉप होता है वो डैमेज किन की वजह से होता है, पेस्ट की वजह से, बर्ड्स की वजह से, एनिमल की वजह से और डिजीजेस की वजह से। तो पेस्ट में हम कह सकते हैं ये सब के सब आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। अब इनको हम क्या करेंगे कि जब जैसे ही हम पेस्ट या बर्ड्स या एनिमल्स या डिजीज को हटाएंगे तभी हमारा क्रॉप अच्छे से ग्रो हो पाएगा। अब आगे देख लेते हैं कि कई ऐसे जो हमारे आवारा पशु होते हैं, जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इनको ग्रेजिंग एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, आवारा पशु। तो ये आवारा पशु हमारे खेतों में घुस जाते हैं और काफी नुकसान पहुंचाते हैं, उसको चबाते हैं, पैरों से दबा देते हैं। तो इनसे क्या करना चाहिए, इनसे प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, अपने प्लांट का जो क्रॉप का जो एरिया है या हमारा फील्ड है, खेत कह सकते हैं, इसके चारों तरफ हम फेंसिंग लगा दें। यानी कि कटीले तार अगर हम लगा देते हैं, देखिए ऐसे कटीले तार या खंभों से जो है ऐसे तार लगा करके हम अपने क्रॉप को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट कर लेंगे, ताकि ये जो ग्रेजिंग एनिमल्स यानी आवारा पशु हैं ये हमारे खेतों में घुसकर नुकसान न पहुंचाए।
ठीक है। जैसे काउज होते हैं, गोट्स होते हैं, ये घुस जाने के बाद काफी नुकसान पहुंचाते हैं हमारे फसलों को। तो इनसे हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए फेंसिंग से, ठीक है। फेंसिंग लगाकर हम इनसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा जो इंसेक्ट और पेस्ट होते हैं उनसे बचने के लिए हम कुछ इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड यूज कर सकते हैं, स्प्रे करके, ठीक है ना, स्प्रेइंग यानी छिड़काव करके। तो स्प्रे कर सकते हैं इंसेक्टिसाइड का और पेस्टिसाइड का। इनसे जो हमारा फसल नुकसान होता है वो कम से कम नुकसान होगा। अब इनमें भी कौन ऐसे हार्मफुल इंसेक्ट और पेस्ट होते हैं, तो जैसे मान लीजिए इनमें आ जाते हैं लोकस्ट और कैटरपिलर। इन दोनों को मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये लोकस्ट है जिसे हम टिड्डा बोलते हैं, ठीक है, इसे हम टिड्डा बोलते हैं। और इस टिड्डे को मैं यहाँ से इरेज कर देता हूं, इसे टिड्डा बोलते हैं हम इसे। और ये टिड्डा हमारी फसलों को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। इसके अलावा एक और जो होता है ये होता है कैटरपिलर। ये फोटो में हम देख सकते हैं। अब ये कैटरपिलर क्या करता है, ऐसे ही ये कैटरपिलर है और ये फसलों को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है ऐसे ही, ठीक है। तो ये हमारे फसलों को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, तो इनके खात्मे के लिए, इन्हें इल्ली बोला जाता है, इनके खात्मे के लिए हम इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज करते हैं ताकि ये कम से कम इनसे हमारी फसलों को नुकसान हो। यदि हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, तो वो क्या होगा, अदर जो एनिमल्स हैं उनको क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। बर्ड्स को नुकसान पहुंचा सकता है और एनिमल्स ह्यूमंस को भी। और इसको हमको क्या करना चाहिए, कम से कम यूज करना चाहिए, जो क्या है पेस्टिसाइड है और इंसेक्टिसाइड है, ज्यादा मात्रा में नहीं, ठीक है। अब बात आती है स्टोरेज की। तो जब हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, फसलों की कटाई कर लेते हैं, तो कटाई के बाद क्या करना रहता है, तो स्टोर करना रहता है, प्रॉपरली उसको हमको स्टोर करना रहता है। तो स्टोर कहाँ कराएंगे, ड्राई एरियाज में, जो शुष्क हो, जैसे नमी होने पर, नमी तो इनका दुश्मन होता है, तो सीड फिर से क्या होंगे, स्प्राउट हो जाएंगे, अंकुरित हो जाएंगे, तो वो खाने योग्य नहीं रह जाएंगे। इसीलिए इन्हें सुखा करके हमें रखना पड़ता है कि नमी न हो, और ऐसे जगह रखना पड़ता है कि जहां नमी न हो। कुछ ऐसे फसल और सब्जियां होती हैं, इनको हम क्या करते हैं, कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, ठंडे शीतक स्थान कहे जाते हैं। तो ये बड़े जो है जगह होते हैं जहाँ ठंडा एटमॉस्फेयर बनाया जाता है। एक कंटेनर कह सकते हैं, एक रूम कह सकते हैं। इस रूम में हम क्या करते हैं, इनको सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि एक तापमान से अगर कम तापमान पे रखेंगे आप, तो फसल काफी लंबे समय तक स्टोर रहते हैं। जैसे कि कुछ चीजें हम लाते हैं और फ्रिज में रख देते हैं, तो काफी लंबे समय तक वो चीजें बनी रहती हैं, खराब नहीं होती हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम कोल्ड स्टोरेज का भी यूज करते हैं। और धान गेहूं जैसे हम रखते हैं, स्टोर करते हैं, तो उनको क्या करते हैं, प्रॉपर पहले सुखा लेते हैं ताकि उसमें नमी ना हो। और फिर हम क्या करते हैं, ऐसे बर्तनों में रख देते हैं जहां नमी आसानी से न जा सके। तो हमने ये पूरा हेडिंग कंप्लीट कर लिया, क्रॉप प्रोटेक्शन एंड सीड स्टोरेज, ठीक है। और टोटल चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अब हम एक्सरसाइज करेंगे, और एक्सरसाइज यहाँ से स्टार्ट होता है। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे।